हाँ मतलब वो जो प्लस वाला है वो वाला सिस्टम है इसमें। हाँ पीडीएफ भेज दिया, इसमें करवा लो आप लोग। आ गया पीडीएफ, आ गया 4 सवा 4 बजे। पेन कहाँ है? पेन पेन कहाँ गया? अब कल से आप बिल्कुल 2 बजे तक सारी चीज रेडी रखेंगे, ओटीपी से लेकर सारी चीजें फाइनल रखेंगे। पीडीएफ डलवाइए इसमें पहले। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। थोड़ा गर्मी है आज का ही दिन, वैसे तो कठिन है बैठना, लेकिन फिर भी तकलीफें जितनी ज्यादा होगी परिणाम उतने अच्छे होते हैं, ऐसा बड़े बुजुर्ग कह चुके हैं। तो इसलिए जबरदस्ती तकलीफें सहन कर लिया जाए ताकि परिणाम और भी अच्छे आ जाए। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैंने कल काफी ज्यादा 2011 से लेकर 2023 तक के सीसेट पर पुनः एक बार दृष्टिकोण डाला कि क्या परिवर्तन अभी तक हुआ है, किस तरीके के सवाल यूपीएससी प्रेफर कर रही है, और 2023 जिस तरीके से गुजरा है ऐसा 24 ना गुजरे। खास करके मेरे द्वारा तो ना हो, क्योंकि सी सेट में एक बड़ी जिम्मेदारी इसलिए मुझ पर आती है, पहली पीढ़ी का टीचर हूं, सबसे जाना माना चेहरा माना जाता है कि सी सेट में भाई मधुकर सर अगर कर रहे हैं तो फिर बात बेहतर होगी। तो मेरी जवाबदेहिता जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा बन जाती है कि मैं जब कोई कार्य करूं तो निश्चित ही वो परिणाम वाला होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सबसे बेहतर से भी उम्मीद ना करें तो फिर किससे उम्मीदें करेंगे। तो इसलिए हम शुरुआत जो बिल्कुल करना चाह रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि इस क्लास को करने के बाद 100 नंबर का टारगेट है कि भाई 100 नंबर सर आने चाहिए। 66 तो आ जाते हैं मेरे, 100 चाहिए मुझे, ताकि मैं जब पेपर देकर घर लौटूं तो ये भरोसा रहे कि भले ही जीएस में रुक सकता हूं, सीसेट में रुकने वाला नहीं हो। वैसे जीएस में भी रुकना नहीं है, लेकिन एक भाई मेरा जो कॉन्फिडेंस जिस पेपर पर पूरी तरह से मेरी जिम्मेदारी है, मैं चाहूंगा कि उस पेपर के हर पहलू आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत कर रहे हैं, आप कागज पेन निकाल के रखिए। बहुत सी ऐसी बातें जो आपको शायद आज पहली बार ही पता चलेगी, हमें वो समझनी है कि किस तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें रिमोट नहीं, ठीक। तो सी सेट ओरिजिनली यूपीएससी का जो सिलेबस है वो बहुत ही साधारण शब्दों में लिखा हुआ है। कॉम्प्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, ये आज तक पूछा नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कभी भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। पढ़ाएंगे हम इसलिए नहीं इसको, क्योंकि अभी इंटरपर्सनल स्किल में एक कॉम्प्रीहेंशन वाली बातचीत आती है, तो वो डालना उन्होंने शुरू किया है, जिसमें खास करके कंक्लूजन क्या होगा, अजम्पशंस क्या होंगे, इस टाइप के कॉम्प्रीहेंशन। लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, ये यूपीएससी कंटिन्यूअसली पूछ रही है। डिसीजन मेकिंग, ये 2011 में आया, 2012 में आया और 2013 में, उसके बाद बंद कर दिया, क्योंकि ये फ्री के नंबर होते थे, कोई माइनस मार्किंग नहीं होती थी और दो दो आंसर रहते थे। जनरल मेंटल एबिलिटी रीजनिंग का ही कॉम्बिनेशन हम मानेंगे। बेसिक न्यूमरेसी और डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब पाई चार्ट के सवाल आते हैं, टेबल के सवाल आते हैं, बार ग्राफ के सवाल आते हैं, सब हिंदी में भी मैं लिखवाऊंगा, बाइलिंगुअल क्लास है हमारी, तो मैं हिंदी में पूरा सिलेबस लिखवाऊंगा, लेकिन अभी बस एक नजरिया दिखा रहा हूं कि वो क्या सोचते हैं। 80 क्वेश्चन है,
120 मिनट है और 200 मार्क्स है। हमारी डिमांड है केवल इतनी सी कि हम कितने प्रश्न का टारगेट लेकर जा रहे हैं, 40। हम 26 और 27 का दिमाग नहीं रखेंगे, क्योंकि इसी 26-27 के चक्कर में कई लोगों के 27-28 साल निकल जा रहे हैं। तो ज्यादा जरूरी है कि हम थोड़ा सा आगे की ओर सोचेंगे। यूपीएससी 66 की डिमांड कर रही है, हम उसको 100 देते हैं ताकि उसको एक तमाचा मार के हम आगे बढ़े। शब्द बुरे जरूर लगेंगे, लेकिन उस तरीके का व्यवहार जिसने 2023 में किया, यही शब्द उसको संबोधित करते हैं, क्योंकि बहुत अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने क्वेश्चनों को डाला। जो रिट डाली गई उसमें उन्होंने लिखा है, जो उनका जवाब आया है कि भाई परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल ये कहां से लाए आपने, तो महोदय ने लिखा है कि वो सारे प्रश्न बिना फार्मूले के हल हो सकते हैं, वो किसी भी चैप्टर से बिलोंग नहीं करते हैं, वो सामान्य संख्यात्मक योग्यता है। हमने कहा ऐसे गणितज्ञ को प्रकट करिए। भारत को सबसे ज्यादा आवश्यकता ऐसे गणितज्ञ की है। आपकी तरफ से यदि कोई एक शिक्षक मिले तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन फिलहाल में जब तक वो नहीं भेजते, मुझसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि सिलेबस क्या है। मोटे तौर पर 5 चीजें पढ़नी है। मैथमेटिक्स मतलब गणित हमें पढ़ना है, रीजनिंग तर्क शक्ति वाला विषय हमें पढ़ना है, या मैं कह सकता हूं कि रीजनिंग को हम तर्क से आधारित या तर्क पर आधारित प्रश्न कहेंगे। अगला है गद्यांश, फिर उसके बाद डाटा सफिशिएंसी, जानकारी की पर्याप्तता और जानकारी का विश्लेषण, डाटा इंटरप्रिटेशन। हमें पहले कुछ चीजों का डर दूर करना है। पहले तो मैं आपको मैथमेटिक्स से मुलाकात कराऊं। नो डाउट इस बार का जो पेपर था वो बहुत कठिन था, लेकिन अगर आप लोगों ने कभी मेरा एक वीडियो देखा होगा मृणाल सर का, मैं आज ही उस वीडियो पर भी पढ़ रहा था, उस वीडियो में मैंने स्पेशली लिखवाया है कि नंबर सिस्टम को आप इग्नोर नहीं करेंगे। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इसी की है जिनसे सवाल बनते हैं, और नंबर सिस्टम इस बार सबसे डोमिनेंट रहा है। गणित में वैसे तो हमारा पूरा फोकस सिलेबस पर रहेगा, लेकिन 3 टॉपिक जो कि वर्तमान में कुछ ज्यादा ही चर्चा में है, नंबर सिस्टम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और तीसरा टॉपिक है परसेंटेज। वैसे तो हमें पूरे 12 से 15 टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन इन 3 टॉपिकों पर वर्तमान में जो भय पैदा हुआ है वो हमें दूर करना है। तो मैं बिल्कुल एक एक टॉपिक नंबर सिस्टम को थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे, क्योंकि उसकी जो ख्वाहिश है पूरी कर ही लेते हैं। उसकी ख्वाहिश क्या है आज के जमाने में? उसकी ख्वाहिश है ABC गुना में CDH E। बताओ ABC क्या होगा? ठीक है भाई, बता देंगे अब तुम्हें, अगर यही इच्छाएं हैं तो ये पूरी कर देते हैं। पहले उसकी ख्वाहिश थी कि 12% लोग गांव में ग्रामीण हैं या शिक्षक है, 18% लोग महिलाएं हैं। बताइए कितने प्रतिशत? तो हम परसेंट पर फोकस ज्यादा करते थे। आजकल उसका पसंदीदा टॉपिक ये हो गया है जिसमें कुछ अल्फाबेट और कुछ नंबरों के सवाल वो पूछ रहा है, तो इस पर स्पेशल प्रैक्टिस कर लेंगे। कितने वेराइटीज हैं? 12 से 13 सवाल बनते हैं। जी भरकर उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, पूछ लेंगे भाई, पूछना हो जो पूछ लो। बाकी इसका मतलब ये नहीं सोचना है कि ट्रेडिशन छोड़ देना है, क्योंकि यूपीएससी में अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। 24 में हो सकता है कि इसको छोड़कर वापिस अपने पुराने पैटर्न पर लौट आए, तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना है। हमारे माइंडसेट में ये नहीं रहेगा कि सर केवल नए वाले पैटर्न, नए के साथ साथ पुराने को साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम बातचीत करते हैं मैथमेटिक्स में, तो ये 3 टॉपिक मेरे हाईलाइटेड रहेंगे कि मुझे इसे ज्यादा करवाना है, और बाकी इसलिए करने हैं क्योंकि अगर उसने पूछ लिए तो हम पीछे ना रहे। दूसरा है रीजनिंग। ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं आपसे कहूंगा कि आप डर निकाल दीजिए अपने मन में से, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी में इसे पढ़ाया नहीं जाता। तो जितने कक्षा में पढ़ रहे हैं सभी नए हैं, बस हमें इसमें देखना है कि कौन जल्दी कैप्चर करता है और कौन देरी से। जैसे कैलेंडर हुआ, डाइस हुआ, क्लॉक हो गए, डायरेक्शन हो गया, पजल हुआ, सीटिंग अरेंजमेंट हुआ, रैंकिंग हो गए, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गए,
तो स्टेटमेंट अजम्पशन जैसे टॉपिक हुए, अरिथमेटिक रीजनिंग हुए, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक है। 4 ही टॉपिक है जिसके लिए सच में रीजनिंग पढ़ना चाहिए। अगर आप मुझसे कहे कि सर सच में रीजनिंग इतने टॉपिकों से है, तो मैं कहूंगा 4 टॉपिक। एक भयानक टॉपिक है जिसका नाम है सिलोजिज्म, एक दूसरा बड़ा टॉपिक है जिसका नाम है पजल, एक तीसरा टॉपिक है ब्लड टेस्ट या ब्लड रिलेशन, और चौथा टॉपिक होता है अरिथमेटिक रीजनिंग। बस रियल में यही 4 टॉपिक है। बाकी तो छोटे छोटे कक्षा 5 के बच्चे को भी उतना ही पढ़ाया जाता है जितना कक्षा 10 के और यूपीएससी की प्रिपरेशन वाले को। कॉम्प्रीहेंशन इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है। हम इसकी इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि 2011 से 2023 तक के मैक्सिमम कॉम्प्रीहेंशन क्लास में हल करेंगे। मैं अपने कॉम्प्रीहेंशन भी आपको दूंगा, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि उसको वरीयता मत देना, क्योंकि उस पर मेरे दिमाग का प्रभाव है। मुझे तो वो कॉम्प्रीहेंशन चाहिए जो यूपीएससी बना रही है, और उसका उत्तर अगर वो बी मान रही है तो मैं वो सीखना चाहता हूं कि बी उत्तर कैसे आया। मुझे तो बस आप सर ये सिखाइए कि मैं बी उत्तर कैसे निकालूंगा, बाकी हमारा कोई दूसरा उद्देश्य उसमें नहीं है। तो कॉम्प्रीहेंशन में हमें यूपीएससी का माइंडसेट पकड़ना है। देखो, मैं यूपीएससी के कॉम्प्रीहेंशन करवाने के बाद आपको ये गारंटी दूंगा कि यूपीएससी में 10 सवाल आएंगे तो 7 और 8 आप पहुंच जाएंगे। लेकिन कोई गंदी संस्था का कोई गंदा टेस्ट पेपर आप लेकर आ जाए और कहे सर ये बी आंसर बता रहा है, तो हो सकता है मैं नकार दूंगा कि देखो भी बी आएगा नहीं, इसमें सी आएगा। फिर वो आपकी मर्जी है, आप मेरे आंसर को माने या संस्था के। इसलिए उन पर मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकता। लेकिन यूपीएससी में अगर बी आया है तो मेरा दायित्व है कि मैं बी साबित करके आपको दिखाऊं और सिखाऊं कि कैसे अगली बार हम इसका सही उत्तर निकाल पाएंगे। तो कॉम्प्रीहेंशन में सब्जेक्टिविटी ज्यादा है। किसी भी इंस्टीट्यूट का ऐरा गैरा मटेरियल लेकर आओगे तो मेरे पास मत लेकर आना। मैं डांट भी दूंगा, बेइज्जत भी कर दूंगा, बाद में कहोगे कि मास्टर बहुत खड़ूस है, वो ऐसा ही करता है। उससे ज्यादा बेटर हाँ यूपीएससी का सवाल लाओ, मैं उसके लिए जवाबदेह हूं, क्योंकि उसका उत्तर आपसे निकलना चाहिए, इसकी मेरी जिम्मेदारी रहेगी। पर चौथा है डाटा सफिशिएंसी। 2020 के बाद इन सवालों को यूपीएससी ने लगातार पूछना शुरू किया है। लगातार यूपीएससी इसके 6 से 7 सवाल बना रही है। वही विद्यार्थी हल करे जिसने रीजनिंग मैथ्स कंप्लीट कर लिया हो, क्योंकि प्रश्न केवल रीजनिंग मैथ्स का नहीं है। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि डाटा सफिशिएंसी क्यों चैलेंजिंग बन रहा है, क्यों दिक्कत है डाटा सफिशिएंसी के सवालों में। और सबसे लास्ट में है डाटा इंटरप्रिटेशन। वही व्यक्ति करे जिसकी भाव भक्ति हो, जिसको लगता हो सर 100 नंबर पूरे हो चुके हैं, वो स्किप कर सकता है। बस मैं एक चीज बता दूं, 2018 में 13 प्रश्न इसमें से पूछे थे, और 2011 में लगभग 14 प्रश्न डाटा इंटरप्रिटेशन से पूछे हैं। अचानक उनके मूड में बदलाव होता है और वो सब कुछ त्याग कर डाटा इंटरप्रिटेशन की शरण में भी चले जाते हैं। तो मुझे तो तैयार रहना है, वो जो पूछना चाहे। मेरा मकसद केवल है 100 नंबर सर मुझे चाहिए, वो आप कहीं से भी लाके दिखाए, पेपर कैसा भी आए, मेरे 100 नंबर आने चाहिए। मैं 100 नंबर के पीछे पड़ा हूं ताकि मैं प्रीलिम्स निकालने के बाद अपनी मेंस की तैयारी चिंता मुक्त तरीके से कर सकूं। जैसे मैं आपको एक रिजल्ट दिखाऊंगा, ऑल इंडिया रैंक 8वीं जिनकी इस बार है, उनके सीसेट में 66.67 नंबर है। अब आप इमेजिन करिए, केवल 0.67 गायब कर दीजिए तो आप उनके घर वाले और आप सभी क्या कहेंगे, एलिजिबल ही नहीं होगा। पर 0.68 के कारण कितनी एलिजिबिलिटी आ गई, 8वीं रैंक यूपीएससी में आ गई। कहने का अभिप्राय यह है कि वास्तविक रूप में जो परीक्षा के मापदंड हैं, उसकी सफलताएं ये तय नहीं करती कि आप बुद्धिजीवी हैं, और उसकी असफलताएं भी ये नहीं तय करती कि आप मूर्ख हैं। पर हमारे लिए उस परीक्षा के क्राइटेरिया को फुलफिल करने का मकसद है। मतलब मान लीजिए मैं क्यों पढ़ाने के लिए, और मैं क्यों चाहता हूं कि आप पढ़िए। अगर यूपीएससी कहती है कि उर्दू पढ़ेंगे तो ही आईएएस बनाएंगे, हम कहेंगे भाई उर्दू पढ़ेंगे, क्योंकि हमें तो अपना लक्ष्य चाहिए। वो अगर यूपीएससी कहती है कि हर विद्यार्थी मनोवैज्ञानिक विषय साइकोलॉजी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होगा तो ही, तो हम अभी के अभी इग्नू में ग्रेजुएशन में डलवा देंगे, क्योंकि हमारा टारगेट
आईएएस है, जिस क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहता है हम उस परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हैं, ताकि वह स्वीकार करे कि हाँ हम इस परीक्षा के योग्य हैं। बस इसके अलावा हमारा कोई बड़ा मकसद नहीं है। आइए जरा देखते हैं यूपीएससी के ट्रेंड में आए बदलावों को। देखेगा मैंने इसे 2011 से लेकर 2023 तक की एक समरी बनाई है। 2011 वो वर्ष जब इस महान पेपर का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। ये वो पेपर था जिसके बारे में लोग कुछ नहीं जानते थे, लेकिन पढ़ा सब कुछ रहे थे 2011 में। यूपीएससी इंट्रोड्यूस सी सेट एज ए स्कोरिंग पेपर। 200 नंबर इसके जुड़ते थे और उसके बेसिस पर स्कोर होता था। सेकंड, रिमूव इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एज वेल एज डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन। कौन से साल में? 2014 में। उनका कारण था क्योंकि 2014 के समय में जब इंग्लिश को हटाया गया तो उन्होंने कहा अब मैं बच्चों की पूरी मजा लूंगा। इंग्लिश के नंबर आपने फ्री के हटवा दिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के, मतलब जिनको भी जल्दी आ रहे थे, तो उन्होंने कहा डिसीजन मेकिंग के फ्री के क्वेश्चन भी हटाओ, और उन दोनों को हटाकर पेपर में मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन ही रखा गया। डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सफिशिएंसी पूछते नहीं थे, इंटरप्रिटेशन के कुछ सवाल थे, पर उनका मन नहीं भरा। फिर 2015 में उन्होंने कहा कि सीसेट अब यहां से क्वालिफाइंग बन जाएगा। मतलब पहली बार सीसेट क्वालिफाइंग कब बना? 2015 में। पुनः रिपीट करूं, कट ऑफ कितना है सीसेट का? 33% ही है। 33.33 नहीं है। 1/3 आप इसको नहीं कहेंगे, आप इसको कहेंगे 33%। मतलब 200 में से 66 मार्क्स आपको लाने हैं। अगर आपके नंबर 65.84 आए तो आप मूर्ख हैं, और अगर 66.01 आए तो आपकी 5वीं रैंक भी आ सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके नंबरों ने वो लाइन क्रॉस की या नहीं। 2018 में अचानक उनको लगा कि दुनिया बदल गई है, और उन्होंने डाटा इंटरप्रिटेशन जैसे चैप्टर से 13 प्रश्न पूछ रहे, 13 क्वेश्चन। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं कि सर आपने ऐसा क्यों लिख दिया? 2016 में, 2017 में, 2015 में 3 साल डीआई का एक भी सवाल नहीं पूछा। अब एक जनरल विद्यार्थी क्या सोच रहा है, जो भाई 2 अटेम्प्ट दे चुका है, 3 अटेम्प्ट दे चुका है, मैं उसको पढ़ा रहा हूं डीआई, वो कह रहा है सर कहां पढ़ा रहे हैं, आता तो नहीं है, 3 साल से तो एक बार भी नहीं है। मैंने कहा देखो भाई पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर देख लीजिए, हल्का फुल्का बता के खत्म करिए। हमने हल्का फुल्का पढ़ा दिया, पर महोदय का दिमाग कुछ और ही चल रहा था। कहने का अभिप्राय, नो डाउट, अब आप क्या आर्गुमेंट देंगे, जो भाई फेल पास हो गए, यूपीएससी ने सिलेबस में दिया है तो करना ही चाहिए था। यूपीएससी ने सिलेबस में कहां पूरा दिया है? लिख दिया है मैथमेटिकल एबिलिटी। अब वो मैथमेटिकल पीएचडी चाह रहा है कि कक्षा 5वीं का, ये कैसे स्पष्ट है? ब्रैकेट में लिखा है 10वीं स्तर का। अब 10वीं स्तर का, न्यूनतम 10वीं स्तर की, केवल 10वीं स्तर, यहां भी खेल कर जाएंगे। तो कहने का अभिप्राय ये कि थोड़ा सा पैटर्न बनना चाहिए। देखो मेरी नाराजगी क्या है, परीक्षाएं लो, तय नियमों के अंतर्गत लो, और फिर जांचो कि उसके अंदर योग्यता है कि नहीं। पर तुम अगर अपनी मर्जी से चीजें बदलते जाओगे तो फिर परीक्षा ले क्यों रहे हो? एक डब्बा बनाओ जिसमें नाम लिखो, फेंक दो, बच्चा चिट्ठी उठाएगा, एक बुजुर्ग छोटा सा बच्चा बुला लो, जिसका नाम खुला। इसमें क्या दिक्कत है भाई? फिर जब आपको खेल ही ऐसा खेलना है, अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए क्या जरूरी है? वो जितना प्रैक्टिस करेगा, जितनी बॉल झेलेगा। अचानक आपका मूड चेंज हुआ, आज क्रिकेट बोले बैट से नहीं, हॉकी की स्टिक से खेलेंगे। आपको लगता है कि सचिन परफॉर्म कर पाएंगे? आपको लगता है कि कोई भी दुनिया का खिलाड़ी उस किसी भी प्रकार के मैच में अचानक हुए बदलाव में परफॉर्म कर पाएगा? तो मेरा कहना है परीक्षाएं अगर ले रहे हो ना, तो नियमों के अंतर्गत लो। और तुम्हें अगर अपने नियम दिन प्रतिदिन बदलने हैं तो लॉटरी सिस्टम बनाओ, हमें भी घर वालों को बताने में आसानी जाएगी। किस्मत ही खराब है, चेक कराओ कहां ज्योतिष की कमी आ रही है, कौन सी अंगूठियां पहननी है, ताकि लॉटरी के टिकट के निकालने के लॉजिक पकड़े जाए। हम पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, आपका मूड अचानक हुआ कि डीआई पूछेंगे, मैथ सब बकवास है, तो हमें थोड़ी पता है कि आपकी आत्मा किस ओर प्रवेश कर रही है। ज्यादा जरूरी है सिस्टमेटिक चलेंगे
तो योग्य विद्यार्थी आते जाएंगे। जैसे 2010 तक वो विद्यार्थी जो एक बार मेंस लिख लेता था ना, उसकी चांसेस इतने मान लिए जाते थे कि ये निकाल देगा आप, क्योंकि उसने एक बार पढ़ लिया, उसको पैटर्न समझ में आ गया, तो वो निकल जाता ही था। इस बार मैं ये गारंटी लेता हूं और आपको खुला चैलेंज देता हूं, कोई भी सिलेक्टेड विद्यार्थी ये दावा कर दे कि सर पिछली बार तो रैंक भले ही जो रही होगी, पर इस बार भी मैं दावा करता हूं कि पीटी भी निकाल दूंगा, मेंस भी और इंटरव्यू भी, मैं गारंटी लेता हूं पीटी भी फेल हो सकता है। और क्या हुए नहीं है कई सिलेक्टेड बच्चे जिनका पीटी नहीं निकल पाया इस बार। तो कहने का मतलब है कि यहाँ क्या चीज की दिक्कत आ रही है, पैटर्न की। परीक्षाओं के लिए जरूरी होते हैं पैटर्न, और अगर परीक्षाओं में पैटर्न नहीं है तो फिर उसको पैटर्न या परीक्षाएं नहीं, लॉटरी कहते हैं। आप यूपीएससी का नाम लॉटरी कर दीजिए। और सबसे ज्यादा भयानक दुख आया फिर 2020 में, अचानक डाटा सफिशिएंसी और मैथ्स के क्वेश्चनों को बढ़ोतरी दी गई, और फिर 2023 का वो महाप्रलय जिसने इतिहास ही बदल कर रख दिया। मतलब जब मैं पहली बार पढ़ाने आया था सीसेट 2011 में, तो मैं आपको बताऊं कि मैं कैट पढ़ा रहा था, मतलब कैट के बच्चों को पढ़ा रहा था रियलिटी में, जो आईआईएम के लिए तैयारी कर रहे थे। तो मुझे यहां ऐसा लगा कि कितना गंदा और बेसिक मैथ्स पढ़ाना पड़ रहा है। तो मुझे तब बुरा लगा कि नहीं यार वो मैथ्स अच्छा था। पर 10 साल के बाद, 11 साल के बाद देखो दुनिया पुनः घूम कर आ गए। अब मुझे वही कैट वाला मैथ्स पुनः पढ़ाना पड़ रहा है। वो तो अच्छी बात है कि मास्टर का उधर का पढ़ाया था तो इधर काम में आ रहा है। अगर मैं केवल यूपीएससी वाला शिक्षक होता तो शायद फिर मैं कहता कि भाई अब वो पेपर हल होने वाला नहीं है। कहने का अभिप्राय यही है, वहां 9 क्वेश्चनों का कट ऑफ होता है, यहाँ पर कट ऑफ 9 क्वेश्चन का नहीं 33% का है, इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये तो रहा यूपीएससी के परिवर्तनों की कहानी। आगे बढ़ते हैं 2011 से लेकर 2023, जरा देख लीजिए कहां से कितने सवाल आ रहे हैं। पूरा दिन और रात लगी मुझे इसको एक एक को बनाने में। देखा जीवन सरल नहीं है। 2011 में क्वेश्चन, और मैं किसी और पे यकीन इसलिए नहीं कर सकता, खुद ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही तो मानक हूं सी सेट में। मैं भी कॉपियां करूंगा तो फिर मानक कौन बन पाएगा, इसलिए मुझे एक एक देखना पड़ा। डिसीजन मेकिंग के कितने क्वेश्चन थे? 8। डिसीजन मेकिंग के अगले साल, फिर अगले साल, और फिर महोदय ने कहा मत पूछो इसे, फ्री के नंबर है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि 14 से इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हटा दिया गया तो अब तो ये आना ही नहीं है, ये पूरी तरह से खत्म है। कॉम्प्रिहेंशन के बारे में पुनः अपने डाउट क्लियर कर लीजिए। कॉम्प्रिहेंशन जो आपको आएंगे हिंदी वालों को हिंदी में और इंग्लिश वालों को इंग्लिश में, जो केवल इंग्लिश वाले आते थे वो खत्म हो गए हैं। कब से खत्म हो गए हैं आप देख सकते हैं, 2014 से कंप्लीटली हटा दिए गए। कुछ मास्टर यूट्यूब पर मैं देखे वो कहते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए इंग्लिश तो पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंशन हमें हिंदी में भी उपलब्ध है। फिर सबसे ज्यादा डिफरेंस देखेगा कि कोई चेंजेस ज्यादा नहीं। कॉम्प्रिहेंशन जरा देखना ध्यान से, मैक्सिमम कहां तक गया है और मिनिमम कहां तक गया है, ये ठीक है, ये कोई गलत नहीं। मतलब 23 भी आया है 2013 में, तो मैं ये कहूंगा कि फिर भी ठीक है। क्यों ठीक है भाई? इतना तो आइडिया लग गया ना कि 24-25 सवाल तो रहेंगे, तो हम उस पर मेहनत करेंगे। एक क्लैरिटी रखो ना। अब जरा गणित पर ध्यान देना, इन महोदय का गणित देखेगा। अचानक मिनिमम मैक्सिमम, मतलब 37, हाँ 2020 में, मतलब चाहते हैं क्या हो भाई, हमें क्लियर बताओ ना। गणित पढ़े कि 37 देखने पर ऐसा लग रहा है कुछ मत पढ़ो, केवल गणित पढ़ के निकल जाओ, और 2 देखकर क्या लग रहा है? कुछ भी नहीं हो सकता। हमने कहा भाई एक पैटर्न रखो ना, आप 15-16 का एक एवरेज रखो, उससे ज्यादा 5 सवाल आगे आ जाए, उससे 5 सवाल कम आ जाए। अब इस पेपर को कोई लाल देखकर चला जाए तो कहे सर गणित पढ़ा क्यों रहे, आते थोड़ी है। और इस सवाल को देखकर चला जाए तो कहे सर बाकी मत पढ़ाइए, गणित ही आने वाला है। इसलिए हमें थोड़ी सावधानी बरतनी। पर पिछले 4 साल का पैटर्न देखिए, पिछले 4 या 5 साल हम इतना तो मानेंगे कि 25 सवाल प्लस
गणित आ रहा है, मतलब हमें मैथमेटिक्स पर अच्छा काम करना पड़ेगा। अब आते हैं रीजनिंग पर। फिर भी ये सब्जेक्ट मुझे लगता है कॉम्प्रिहेंशन के बाद ज्यादा भरोसेमंद अगर कोई है तो रीजनिंग है। आप जरा देखेंगे मिनिमम कहां तक गया है और मैक्सिमम कहां तक रहा है, तो हम मोटे तौर पर कहेंगे चलो भाई फिर भी एवरेज निकल जाता है, तो हम मोटे तौर पर लास्ट के कुछ 3-4 साल को अगर देखें या यहां से देखें तो 11, 21, 18, 19 मतलब 15-16 का एवरेज तो पकड़े, 20 क्वेश्चन तक मान के चल सकते हैं। पर आइए नए सवाल जो आए हैं डाटा सफिशिएंसी, यहां तक 2019 में एक प्रश्न था, 20 में 5, 21 में 3, 22 में 6 और 23 में 7। वेटेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमारी संभावना है कि डीएस बढ़ेगा। डाटा इंटरप्रिटेशन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। देखो 2018 में बच्चे 13 क्वेश्चन आए थे, बच्चों ने कहा सर डीआई पढ़ाइए, डीआई आता है। मैंने बहुत पढ़ाया, मतलब 0। अगले साल 2, फिर अब मन उब गया उसका, उसको लग रहा है ठीक नहीं, अब थोड़ा शांत, बच्चे को पहले छोड़ने दो, मत पढ़ो मत पढ़ो। फिर अचानक 15 सवाल। मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे होते हैं ना कुछ लोग जिनको तकलीफ देने में मजा आता है, जैसे एक बच्चा छोटा सा है, रो रहा था, अच्छा लग रहा था, शांत हुआ, एक थप्पड़, फिर से रोना शुरू करे। मतलब उसको बच्चे के रोने का एक अलग ही आनंद आ रहा है। कोई ऐसा ही आनंद प्राप्ति वाला मनुष्य मुझे लग रहा है, इस भावनाओं से प्रेरित है वो। तो मोटे तौर पर आपके सामने 2011 से 2023 का पूरा रिकॉर्ड है कि कहां से कितने सवाल आए हैं। एक आइडिया आपको देना मैं ये चाह रहा हूं, 1-2 साल का पेपर देखोगे तो गलतियां करोगे, और अगर 4-5 साल का देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हमें सब कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। एक मेंटली प्रिपेयर मैं ये करवाना चाह रहा हूं कि आप ये मत सोचिएगा कि हाँ ये इसी साल आया है अगली बार नहीं आएगा। अब नंबर सिस्टम इस बार ज्यादा है, हो सकता है अगले साल एक भी सवाल नंबर सिस्टम का ना मिले, तो आप कल आकर एग्जाम देने के बाद ये ना कहें कि मास्टर तो बड़ी हवाबाजी कर रहा था कि इस बार 15 सवाल इसमें से आएंगे। श्रद्धांजलि मुझे पता है आप लोग उसी दिन दे देते हैं, पर फिर भी मैं बचकर कोशिश कर रहा हूं कि देखो भाई पहले ही बता दे रहा हूं, अनसर्टेनिटी पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसलिए हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है। हो सकता है 2 ही क्वेश्चन पुनः मैथ्स के पूछकर पूरे क्वेश्चन रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन के पूछ ले, अचानक उसकी आत्मा में परिवर्तन आ जाए। तो उस आत्मा परिवर्तन के लिए बुद्ध का मिलना जरूरी है, शायद मिल गया हो। हमें सूचना पेपर के दिन पता चलेगी कि बुद्ध मिले थे और आत्मा क्या हो गई, बदल गई। जैसे अंगुली मार की बदल गई थी, शायद परीक्षक की भी बदल जाए। तो ये है यूपीएससी के पिछले 13 वर्षों का लेखा जोखा। आइए जरा अभी आगे और बढ़ते हैं। और इंटरेस्टिंग एक चीज है, सी सेट में फेल होना हिंदी माध्यम में खराब रिजल्ट का एक बड़ा कारण है। ऐसा नहीं इंग्लिश मीडियम में नहीं, लेकिन हिंदी मीडियम में एक बड़ा रीजन क्यों मान रहा हूं मैं। देखो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी को मैंने जो महसूस किया, क्योंकि मैंने दोनों मीडियम अलग अलग पढ़ाए हैं, मतलब मैंने वो क्लास भी लिए जहां 400 बच्चे हिंदी मीडियम के, और वो क्लास भी ली जहां 400 मीडियम केवल इंग्लिश मीडियम के। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कहीं ना कहीं बेसिक नॉलेज या बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा पढ़ाया गया। अब मुझे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। अपने आसपास के एरिया को याद करिए, जहां भी आप रहते हैं। आज आप यहां ग्रेजुएशन कंप्लीट करके या ग्रेजुएशन करके आए हैं, जब आप कक्षा 5वीं 6वीं में थे, उस समय आपके गांव शहर मोहल्ले में कुछ संपन्न लोग पढ़ने जाते थे, जिनके लिए पीली गाड़ियां आती थी। उनको देखकर अंदर से आता था कि यार ये जाते तो है, पर कहां, ये बड़ा अद्भुत रहस्य है। अब उस स्कूल के अंदर जब वो पढ़ाए जाते थे तो वो टॉप का स्कूल माना जाता था उस जमाने में। जब स्कूल टॉप का है तो टीचर भी बेस्ट रहा होगा, क्योंकि फीस भी वैसी थी। तो कुछ भी हो, उनका बेसिक मैथ थोड़ा सा ठीक हो जाता है। हमारे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के साथ दोहरा अन्याय है। पहला तो वो सोशल साइंस पढ़ता ही नहीं, उसको बोल दिया जाता है कि ये भी पढ़ोगे। मास्टर खुद बोल देता है बेटा ये तो जानते ही है सब लोग, पर्यावरण भी पढ़ना पड़ेगा क्या तुम्हें। प्रदूषण नाम के टॉपिक पर तो बस टाइटल लिखकर बोल देते थे तुम्हें सबको पता है प्रदूषण क्या होता है। और हम ढूंढते थे किसको,
मैथमेटिक्स वाले मास्टर को स्कूल में। पर स्कूल के मैथमेटिक्स वाला मास्टर मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड है ही नहीं, और इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ा कि जब भी आगे बढ़ते गए तो ये विषय एक डर के रूप में आगे बढ़ा। कितने लोग ऐसे जिन्होंने केवल 10वीं तक मैथ्स पढ़ा है? बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ये। कुछ ऐसे जिन्होंने 8वीं तक ही पढ़ा है, क्योंकि मेरे पास 4-5 बच्चे भी ऐसे रहे जिन्होंने 8वीं तक ही पढ़ा है। तो देखो कुछ जगह पर ऐसा होता है कि मैथ्स 8वीं में ही छोड़ दिया जाता है। अब इमेजिन करिए, ये बहुत बड़ी लड़ाई हुई ना भाई। अचानक 8वीं के बाद आपका मूड हो रहा है परीक्षा के लिए, और सबसे बड़ा बैरियर खड़ा हो जा रहा है मैथमेटिक्स। तो इसलिए हमें थोड़ा सा याद रखना होगा कि मैथमेटिक्स की हमारी कमजोरियां क्यों अब दूर होगी। मैं कोई जादूगर हूं जो मैथमेटिक्स सिखा दूंगा? उसके 3 बड़े कारण है। पहला, देखो आज आपकी जो मैच्योरिटी है ना, वो पहले के मुकाबले बहुत अलग है। आज जब मैं आपको कोई बात बताता हूं तो उसके कई डायमेंशन आपके दिमाग में क्लिक होते हैं। आज आप मार्केट में सब्जी से लेकर दुकानदार से बातचीत कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स अब आपकी जिंदगी में इंट्रोड्यूस हो चुका है। दूसरा, इस समय हम जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरी दिलचस्पी है, मेरी रुचि है, मैं मजबूरी में पढ़ा नहीं रहा हूं, तो पूरे आनंद के साथ पढ़ाऊंगा। इसके लिए आपको सिनर्जी मिलेगी मेरी तरफ से कि सर भी पूरा एंजॉय कर रहे हैं और मैं भी एंजॉय कर रहा हूं, बाकी लोग भी सीख रहे हैं। दूसरा बेनिफिट ये मिलेगा। और तीसरा, इस समय मैथमेटिक्स तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरत बन चुका है, और जब चीजें जरूरत बन जाती हैं तो आविष्कार भी हो ही जाते हैं। इसलिए मैथमेटिक्स आप सीखेंगे। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, आज के बाद मतलब कल जब पहली क्लास होगी तो 5 क्वेश्चन का टारगेट देना अपने आप को। कितना क्वेश्चन का? और मेरी 3 महीने क्लास है, सैटरडे संडे मेरी क्लास नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी आप उस नियम का पालन करेंगे। 90 दिन 5-5 क्वेश्चन, कितने हुए? 450। एक में रीजनिंग में 5, 450, 450, 900, 900 या 1000 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा क्लास में। कितने हो गए? लगभग 2000। और आपने अगर अपनी जिंदगी में क्लास के बाद 100-150 सवाल यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के देखते चले गए, तो लगभग 200-300 सवाल पकड़ लीजिए, 2400-2500 सवाल हो गए। 2500 सवाल के बाद मैं लिखित में दे सकता हूं आपको कि अगर आप फेल हो जाते हैं तो मैं आपको 1 लाख रुपए का मुआवजा दूंगा। बस इतनी शर्तें पूरी हो। अब आप ये नहीं कह सकते सर आपने कुछ ज्यादा ही मांग लिया। भाई 5 सवाल भी नहीं हो सकता तो घर जाओ, आनंद लो जिंदगी का। क्यों जबरदस्ती इतनी गर्मी में मेरे साथ दुख सहन कर रहे हो? क्योंकि वास्तविक रूप में इस दुख को सहन करने के पीछे का मकसद एक बड़ा सुख है, पैसे वाला नहीं, आत्मसंतुष्टि का, कि मैंने परीक्षा पास कर ली। तो कहने का अभिप्राय ये थोड़ी तकलीफ रहेगी, पर आप केवल इतना यकीन करिएगा कि पहले 5-10 दिन गणित को मेरे साथ ही हल करने की कोशिश करना। डिवाइड करने वाली जो प्रैक्टिस है वो 15-20 दिन में हो जाएगी। देखो 3 चीजें गणित में, पहले सीखना, फिर दूसरा स्पीड पकड़ना, और तीसरा एक्यूरेसी लाना। जैसे मैं अगर कोई सवाल हल करूंगा तो मैं कहूंगा बी उत्तर है डन, आप उस पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। ये एक्यूरेसी मेरी क्यों है? पहले तो मैंने सीखा है, स्पीड है मेरी, और उसके बाद एक्यूरेसी आई। कुछ लाल लाली क्या करेंगे, 5वें दिन मेरे पास आएंगे, सर वो सब ठीक है, मेरा पड़ोस वाला 30 सेकंड में कर लेता है, मुझसे 3 मिनट में नहीं हो पा रहा है। पड़ोसी बचपन में वो कार्य पूरा करके आ गया जिसको उसे करना था, तुम अभी कर रहे हो। बुढ़ापा नजदीक जरूर है, खत्म नहीं हुआ है। इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, 3 मिनट का 2 मिनट, 2 का 1 मिनट होगा, और चीजें बेटर होती चली जाएगी। याद रखिएगा, मैं आपकी जिंदगी में बुढ़ापे की तरह आऊंगा, जो केवल आता है जाता नहीं है। इसलिए मेरा आपके जीवन में प्रवेश केवल प्रवेश के रूप में नहीं है, मृत्यु तक मेरी यादें रहेगी आपके पास। मैं वो यादें गणित की आपके दिमाग में भर के जाऊंगा। इसलिए बस थोड़ा सा ईमानदारी पूर्वक मेरे साथ जुड़िएगा, जिसमें आपको ये लगेगा कि हाँ चीजें पूरी होती चली जा रही हैं। पर अभी आगे और देखते हैं कुछ रीजन जो बताए गए हैं। कई सारे लोग हैं जो कहते रहते प्रीलिम्स 1 या 2 महीने पहले सीसेट के बारे में सोचना। मैक्सिमम लोगों ने इसी कारण से नैया डुबो दी है। 2 महीने का तो है,
कर लेना, मई में है ना, मार्च में शुरू करना, हो जाएगा। मैं आपको बताऊं मेरे YouTube पर सबसे ज्यादा व्यू कब आते हैं? अचानक आत्माएं जाग जाती है, उन्हें लगता है कि अब मोक्ष प्राप्ति के लिए केवल यही एक व्यक्ति तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता है। जब आपको मैं सबसे अचंभित चीज बताऊं, मैंने 6 घंटे का एक वीडियो बनाया था, सीसेट एक शॉर्ट रिवीजन। देखा था? हाँ, मैं समझ रहा हूं कि जिन्होंने पहले पढ़ लिया होगा, मात्र 8 दिन में 1.5-2 लाख व्यू थे उस पर। और आज अगर मैं उसको नंबर सिस्टम पढ़ाने बुलाऊंगा, वो कहेगा सर क्या जरूरत है, अभी देख लेंगे, अभी जीवन बहुत पड़ा है, इतनी जल्दी क्यों है? तो थोड़ा सा मेंटली चेंज करना है, आज ही शुरुआत करनी, क्योंकि पेपर बड़ा कठिन और भयानक हो रहा है। दूसरा, कुछ लोगों ने ऐसा मार्केट में फैला के रखा है, कॉम्प्रिहेंशन कर लो, सीसेट आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। अभ्यर्थी के साथ ही एजुकेटर ने भी ये मानसिकता, जीएस वाले मास्टरों ने ऐसा भर दिया था, कॉम्प्रिहेंशन आते 30 तो सवाल, 27 तो लाने हैं केवल कॉम्प्रिहेंशन से। मेरा दावा है जो मास्टर ये कह दे कि ये 30 सवाल वो खुद हल करके दे दे और उत्तर मान ले और कह दे कि इसमें केवल 3 सवाल गलत होंगे, मैं जिंदगी भर आप लोगों को फ्री पढ़ा दूंगा, जिंदगी भर कभी सीसेट का पैसा नहीं लूंगा। ये हवाबाजियां बोलने में अच्छी लगती है, इसलिए कॉम्प्रिहेंशन में आप भी जानते, मैं भी जानता हूं, जब मैंने कॉम्प्रिहेंशन 2023 के हल किए तो मैंने कहा देखो बेटा इसका उत्तर बी है, पर मुझे नीचे कमेंट्स कर रहे हैं महोदय सी आएगा, सी मैंने सी लगाया है, सी ही सही होगा। मैं उसको कह रहा हूं नहीं होगा भाई, बी। वो मुझे 2-3 गालियां भी देके चला गया, उसने कहा कि नहीं ये मास्टर बकवास है। भाई 11-12 साल से पेपर हल कर रहा हूं, मेरी एक्यूरेसी मात्र 5% की मैं गारंटी लेता हूं कि गलत होगा, लेकिन 95% की मेरी गारंटी है क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि 13 वर्षों से केवल क्या कर रहा हूं, यूपीएससी के ही तो कॉम्प्रिहेंशन हल करता हूं मैं, बाकी क्या कर रहा हूं। पर उसका दिल मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसका सवाल गलत हो रहा है। पर जब वो पीटी फेल हो जाएगा फिर वो कहेगा कि सर फिर बाद में चेक किया। और यूपीएससी के पर एक बड़ा दोष मेरा यही है, जिस दिन पेपर हो, जिस दिन रिजल्ट आए पीटी का, उस दिन तो आंसर की दे दो, तब तो बेचारे को पता चल जाए कि कितना गलत। 1 साल तक उसके दिमाग में है कि मास्टर ने बी बोला था और मैंने तो सी लगाया था, वो जान ही नहीं पा रहा है कि सही क्या और गलत क्या। तो थोड़ा आंसर की अगर जल्दी दे दे तो दुख और भी दूर हो सकते। और तीसरा, सीसेट तो क्वालिफाई है, मैं कर लूंगा। हमारे 3 विद्यार्थी हैं, तीनों आईआईटी से है। तीनों को मैंने कहा कि देखो तुमने जीएस मुझसे पढ़ा है, सीसेट पढ़ लो। सर आईआईटी से हूं और मुझे सीसेट, आप बोलिए क्या करना है। पिछले 3 वर्ष से एक ही निकला है अभी तक, 2 बार तीनों फेल हुए हैं सीसेट। पर उनको मैं जब भी बोलता हूं वो बार बार यही कहेंगे नहीं सर सीसेट तो हो जाएगा। ये जो दिमाग में एक एरोगेंसी रखी हुई मुझे आता है, भाई देख लो ना एक नजर, समझ लो एक बार क्या मास्टर बोल रहा है, क्या डायमेंशन दे रहा है, एक दृष्टिकोण देख लोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। चौथे 5वें अटेम्प्ट में जब मेरे पास विद्यार्थी आता है, मुझे बस दुख यही होता है कि पिछले 4 अटेम्प्ट बर्बाद क्यों कर ली। एक एक अटेम्प्ट कीमती है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इसको कवर करें। फिर कुछ लोगों ने एक और, रिजल्ट के समय क्या चीजें होगी, फिर कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा टफ आए थे, इसलिए मतलब घर वालों के कई बच्चों ने कहा मुझे कि सर इस बार तो आपने बचा लिया था। कई लोगों ने घर वालों को मेरा ही वीडियो दिखाया, देखो पेपर कितना कठिन आया है, कैसे पास हो जाऊंगा। मेरा मास्टर कह रहा है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ये, 11 साल से यूपीएससी वालों को पढ़ा रहा है। कई बच्चों ने कहा सर घर वालों ने इसी कारण से माफ कर दिया। तो ठीक है, वो एक मान सकते हैं कि भाई हुआ, लेकिन फिर भी अपने आप को आईने में एक बार ऐसे देखकर पूछ लो, सच में औकात थी? मतलब रियल में एक बार पूछ के हो तो अंदर से आवाज आएगी, थोड़ी तो बदमाशी की थी। मैथमेटिक्स पूरा पढ़ा नहीं था, मास्टर चिल्ला रहा था कि प्रैक्टिस शीट जो मैं दूंगा उसके क्वेश्चन हल करना, नहीं किए थे। तब अंदर से सच्चाई निकलेगी, तब स्वीकार करना कि हमें चीजें कैसे करनी थी। जीएस में तो अच्छे अंक आ गए पर सीसेट क्वालिफाई नहीं हो गया। फिर एक बहुत बड़ा दोष है, गलत ट्रांसलेशन। जो बच्चे फेल हो जाते हो कहते
बस सर 2 ही सवाल तो गलत हुए थे, और वो भी क्यों? उनका ट्रांसलेशन गलत था। मैंने कहा 2 का गलत था, 78 क्वेश्चन सही हो गए तुम्हारे। पर वो वही 2 पे आरोप क्यों लगा रहा है? उसकी अपनी, भाई मनुष्य है, अपना बचाव तो करेगा ही, बट हम कोशिश करेंगे कि ऐसी प्रवृत्ति से थोड़ा बचे और स्वीकार करें कि जो भी हो सकता है। दोस्त, ये कॉम्प्रिहेंशन पेसेज लंबे जटिल हो रहे हैं, सिर्फ इसके भरोसे सीसेट नहीं निकल पाओगे। मैथ रीजनिंग बहुत जरूरी है। एक टेबल बनाया है हमने जिसमें ये क्लियर करने की कोशिश की है कि कॉम्प्रिहेंशन कितना है, मैथ रीजनिंग DIDS कितना है। तो आप परसेंटेज प्रपोर्शन देख सकते हैं। आप हर बार देखेंगे 60% से ज्यादा प्रपोर्शन, 50% का प्रपोर्शन किसमें मिलता है हमें? मैथ और रीजनिंग में। अब आते हैं थोड़ा सा सीसेट की कठिनाइयां को देखते हुए समझ आता है कि सिर्फ SSC बैंक के मैथ से ही काफी नहीं होगा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं। कई बार SSC और बैंक की तैयारी करने वाले बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर मैंने SSC की परीक्षा दी है, तो क्या मुझे सीसेट करना चाहिए? आइए जरा उन लोगों को भी एक जवाब दे देते हैं। देखो, खुले तौर पर बताऊं, मैं सीधा बताना चाह रहा हूं, क्लास ज्वाइन करना है। मेरी आप बात समझ में आ रहे हैं कि क्लास ज्वाइन करना है। बाकी लोगों को भी मैसेज दे रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि सच में ये पेपर बिल्कुल बिना सिर पैर का है। आइए जरा एक सवाल दिखा रहा हूं मैं आपको, जो यूपीएससी ने पूछा है, और आपको उससे आइडिया लगेगा कि यूपीएससी कैसे प्रश्न पूछती है। सीसेट को लेकर अभ्यर्थी के 3 तरीके के जो वर्ग हैं, हम इस पर, हाँ, ये सवाल देखिएगा जरा। ये प्रश्न यूपीएससी ने 2011 में पूछा था, और क्या पूछा है? कंसीडर द 4 एज पिरामिड गिवन बिलो, नेमली ABCD, रिप्रेजेंटिंग 4 डिफरेंट कंट्रीज। नीचे दिए गए ABCD 4 आयु पिरामिड है, अलग अलग देशों को निरूपित करते, उन पर विचार कीजिए। और फिर क्या पूछता है? इनमें से कौन सा एक घटती जनसंख्या को इंगित करेगा? मुझे बता दो, पूरी दुनिया के गणित रीजनिंग को उठा के ले आओ, कौन से मैथ्स के चैप्टर में पढ़ाया जाता है? कहां मिलेगा ये? और इसके लिए फिर मेरा यूपीएससी पर यह आरोप होता है, भाई आप प्रश्न क्या पूछ रहे हो? बताओ ना, मैं कौन सी किताब में उस महाशय से मिलना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि उसके अनुसार गणित क्या है। क्या सामाजिक विज्ञान तो गणित में नहीं डाल दिया उस गरीब ने? चेक तो किया जाए। अभी आपसे अगर मैं प्रश्न पूछूं तुक्केबाजी के रूप में, ए आंसर, ए, बी आंसर, सी आंसर और डी आंसर। अब मैं एक छोटी सी बात देखना, अब एक छोटी सा कंसेप्ट सिखा रहा हूं। सवाल इकोलॉजी इन्वायरमेंट का है। अब आप इस सवाल को जब पढ़ेंगे तो आपको अद्भुत लगेगा कि बताओ, जब भी कहीं एज पिरामिड बनाया जाता है तो एज पिरामिड में ट्रायंगल जब दिखाया जाता है तो उसमें 3 तरीके के लोग होते हैं। यहां पर बच्चों को रखा जाता है, यहां पर वयस्कों को रखा जाता है, और यहां बुजुर्गों को रखा जाता है। अगर पिरामिड का बेस बड़ा है मतलब बच्चे क्या है? ज्यादा है। अगर बच्चे ज्यादा है तो भविष्य में वो बच्चे वयस्क बनेंगे। कपल ज्यादा, शादियां ज्यादा, शादियां ज्यादा तो जनसंख्या और भी बढ़ेगी। जिसका बेस बड़ा होगा उसकी भविष्य में जनसंख्या बढ़ती है। पर अगर कोई ऐसा है जहां पर बेस छोटा हो जा रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे कम, जब आज से 10-12 साल बाद, 18 साल बाद वो वयस्क होंगे, उनके विवाह होंगे, तो कपल कम होंगे। कपल कम होंगे तो आबादी पहले की तुलना में कम बढ़ेगी, मतलब पॉपुलेशन कम हो जाएगा। इसका मतलब अब आप क्या उत्तर तक पहुंच गए हैं? क्या आंसर आना चाहिए था? ये सवाल सी सेट का 2011 का प्रश्न है। फिर इस प्रकार के सवाल, ये इकोनॉमिक्स का सवाल है और ये कॉम्प्रिहेंशन में पूछा इन्होंने। और मुझे बताना कि कौन सा कॉम्प्रिहेंशन इस तरीके का भयानक हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा। कीमत वह चीज नहीं है जो मूल्य है। पहली लाइन में आधे लोग ढेर हो जाएंगे। भाई आज तक तो मेरे घर में सब लोगों ने कहा इसी को कीमत कहते हैं, पर वो क्या कह रहा है? कीमत वो चीज नहीं
जो मूल्य है, मान ले कि किसी दिन हर चीज जैसे कोयला, रोटी, डाक टिकटें, एक दिन का श्रम, मकान का किराया आदि की कीमतें दुगनी हो जाती है, तब भी कीमतें निश्चित रूप से बढ़ेगी, किंतु एक को छोड़कर बाकी चीजों के मूल्य नहीं बढ़ेंगे। लेखक कहना चाहता है कि यदि सभी चीजों की कीमतें दुगनी हो जाए तो कैसे लाओगे उत्तर? कई लोग तो कहेंगे सर बोलना क्या चाह रहा है ये गरीब आदमी। अब मैं आपको छोटा सा थोड़ा इकोनॉमिक्स, अब देखो मैं ये क्यों कह रहा हूं, यूपीएससी का विद्यार्थी इसको हल कर सकता है क्योंकि उसने केवल मैथ रीजनिंग नहीं पढ़ा है, उसने इकोनॉमिक्स भी पढ़ा है। अब मुझे एक चीज बताना, आप इमेजिन करें, इन्फ्लेशन पढ़ा है, महंगाई हल्का फुल्का जानते होंगे। ये पेन आज मान लेते 100 रुपए का है, ठीक है, कल के दिन ये पेन 150 रुपए का हुआ या 200 रुपए का हुआ। रियलिटी में आज भी पेन पेन ही है, पर उसकी जो कीमत हमारी बढ़ी है, वास्तविक रूप में हमारे देश में जो पैसा था, पैसा अब वो पहले की पैसों की औकात में परचेस, मतलब हमें पैसे ज्यादा देने पड़ रहे, मतलब पैसों की वैल्यू कम हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है? एक और उदाहरण देता हूं, मान लीजिए एक आदमी ने 100 रुपए बैंक में रखे हैं ब्याज के रूप पर, और ब्याज था 10%, मतलब अगले साल 110 रुपए का। वो व्यक्ति ने 100 रुपए का ये पेन नहीं खरीदा, मैंने कहा इसको खरीद लो भविष्य में महंगा हो जाएगा, उसने कहा नहीं मैं अपने पैसे कहां रखूंगा, बैंक में। अगले साल उसको बैंक से कितना मिला, 110, और पेन की कीमत अब अगले साल कितनी बोल दी मैंने, 200। क्या वो 110 रुपए आज खरीदने की औकात रखते हैं? इसका मतलब कीमतें वास्तविक रूप में नहीं बढ़ रही है, वास्तविक रूप में जो पैसा है, जिसकी परचेसिंग पावर थी, वो कम होती जा रही है। सभी चीजों के मूल्य स्थिर रहेंगे अगर सभी चीजों की कीमतें दुगनी हो जाए, बिकी हुई चीजों के मूल्य दुगने हो जाएंगे, खरीदी गई चीजों के मूल्य आधे हो जाएंगे, केवल मुद्रा का मूल्य, करेंसी की वैल्यू आधी हो गई, क्योंकि सबके प्राइस डबल हो गए। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस कॉम्प्रिहेंशन में एसएससी वाला व्यक्ति कितनी भी ताकत लगा दे, उत्तर नहीं निकाल पाएगा जब तक कि उसको इकोनॉमिक्स का वो कंसेप्ट मैं दोहरा ना दूं। इसलिए मुझे यहां पर थोड़े से विषय भी बताने पड़ेंगे कि देखो इसका मतलब क्या हुआ। अगले सवाल को ध्यान देखना, अब जरा इस प्रश्न पर आएंगे तो ये ऐसा सवाल है जो रियलिटी में बहुत रेयरली उत्तर निकाल पाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना प्रयास करें और मुझे बताएं कि आपको क्या उत्तर लगता है। ए आंसर पढ़ लिया है सभी ने? कोई घबराओ नहीं, तुक्के लगाने का मौका सबको थोड़ी मिलता है। ए आंसर, अरे किसी का नहीं है? एक, घबरा के नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंसली, डरते नहीं है। असफल ही होंगे और क्या होंगे, लेकिन ऊपर वाले को बता के आएंगे, डर कर नहीं आया हूं मैं। बी, सी, डी, बहुत बढ़िया, अच्छी चीज है। मुझे एक बात बताओ, आप एक सेना की तुलना एक साधारण जीवन से कर रहे हैं। अमेरिका के सेना की तुलना भारत के सेना से करें, चीन के सेना की तुलना अमेरिका के सेना से करें, ये ज्यादा सुइटेबल है कि भारतीय सेना की तुलना भारत के डॉक्टर से करें, भारतीय सेना की तुलना आम लोगों से करें? भाई ये कोई तुलना जैसी चीज है ही नहीं। तुलना करने के लिए उन दो चीजों के बीच में कुछ समानता तो होनी चाहिए ना। भाई कंपैरिजन करना चाह रहे, डिफरेंस निकालना चाह रहे, समानता करना चाह रहे, तो तुलनाएं किन की होती है?
जिनमें कुछ अंतर और कुछ समानताएं होती है। एक तरफ आप सैनिक की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ आप नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं। इनकी विषम जातीयता के कारण इन वर्गों की तुलना नहीं की जा सकती। मतलब इसका आंसर आना चाहिए था ऑप्शन डी। और मैं फिर बता दूं, कौन सा गणित का मास्टर और रीजनिंग का मास्टर है जो ये पढ़ा रहा है? हमें इसीलिए पढ़ना पड़े। नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, ये बात ध्यान रखिए। एक और सवाल पर आते हैं जरा। पॉलिटी का सवाल है और ऐसा पूछा है क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का नियम ये कहता है कि आप कॉम्प्रिहेंशन ऐसे पूछिए जिसमें सारी जानकारी हो। कोई जानकारी नहीं है, बस लिख दिया अधिकार नागरिक के वास्तविक विकास के लिए अपरिहार्य सामाजिक कल्याण की कुछ हितकारी दशाएं हैं। राइट आर सर्टेन एडवांटेजेस कंडीशन ऑफ सोशल वेलबीइंग इंडिस्पेंसेबल टू द ट्रू डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन। कैसे समझेगा विद्यार्थी क्या बोलना चाहते हैं? पर इसमें अगर आप बात करेंगे पॉलिटी की, तब जाकर आप चीजें जोड़ पाएंगे। अभी हम सवालों को हल नहीं कर रहे, बस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये बिना सिर पैर वाला पेपर क्यों है। मैं आपको इसलिए इन पेपरों से मुलाकात करा रहा हूं कि तैयारी बारीकी से करनी पड़ेगी, क्योंकि वो महान शख्स आपको भी महान समझकर कुछ भी पूछ रहा है। इसका जवाब अभी मैं नहीं देना चाहूंगा, पर मैं इसके बाद आपको 2018 के सवाल दिखाना चाह रहा हूं जो मुझे लगे कि पूछने नहीं चाहिए थे। 2018 का जरा इस प्रश्न पर गौर करना और मुझे बताना कि ये प्रश्न पूरी दुनिया में कौन डाटा इंटरप्रिटेशन में पूछेगा। इस प्रश्न पर आइए जरा। ये 2018 में हमारे महान शख्स ने पूछा है। थोड़ा बहुत अगर आप जानते होंगे इकोनॉमिक्स में तो ये शब्द आपके दिमाग में आया होगा। डाटा इंटरप्रिटेशन का एक नियम कहता है, वो नियम ये कहता है कि अगर कोई भी डाटा इंटरप्रिटेशन का प्रश्न बनाना है तो पहले विस्तार से उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दीजिए और फिर प्रश्न पूछिए। इन महोदय ने कुछ भी नहीं दिया और डायरेक्टली देखना क्या लिख रहे वो महोदय। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बैंक की कार्रवाई का संभव कारण है? लगातार रेपो रेट क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। लगातार रिवर्स रेपो रेट क्या है? बढ़ा रहा है। और सीआरआर क्या है? कांस्टेंट है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट तभी बढ़ाए जाते हैं जब महंगाई को नियंत्रित करना हो, देश के मुद्राओं के प्रसार को सीमित करना हो, उसके फैलाव को कम करना हो, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, तरलता में वृद्धि करना, सार्वजनिक निजी दोनों बचतों में वृद्धि करना, स्फीति विरोधी कदम, एंटी इन्फ्लेशनरी स्टेंस। क्या कहेंगे? डी। मैं कहूंगा कि ये कोई भी एसएससी और बैंकिंग वाला विद्यार्थी हल नहीं कर सकता और इसीलिए सीसेट यूपीएससी के विद्यार्थी के लिए ज्यादा सुइटेबल बनाया जाता है ताकि उनके जीएस का भी यूज यहां किया जाए। ऐसे अजीबोगरीब सवाल भी आते हैं। अब सीसेट 2023 पर अगर हम थोड़ी सी चर्चाएं करें, ये देखिएगा, ये उस समय का ही वीडियो का स्क्रीनशॉट मैंने लिया है जब हम चर्चाएं कर रहे थे। आप जरा ध्यान से देखना, मैंने ये पेपर के पहले की बात है। नंबर सिस्टम पर गौर करिएगा। सर ने लिख दिया था वहां पर प्रायोरिटी क्या है। इतनी प्रायोरिटी मैंने कहीं पर भी नहीं दी हुई है। और आगे उन्होंने कमेंट्स लिखा है जो मैंने बोला था, विश्वास किया जा सकता है इस चैप्टर पर और नो आर्ग्यूमेंट, मतलब आप किसी भी प्रकार से इस चैप्टर को छोड़ नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा मैथमेटिक्स खराब है, इसको तो करना ही पड़ेगा, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। ये कब की बात बता रहा हूं मैं? पेपर के 1.5 महीने पहले की चर्चाएं है ये मेरी। और उस समय जिन विषयों को मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा पढ़ने चाहिए, जिनको छोड़ देना है, जो लो मतलब बहुत कम आते उतना कोई जरूरत नहीं होती है,
इन सभी एक एक चैप्टरों पर हमने चर्चाएं की थी। पेपर अगर आप देखेंगे 2023 का, इसके इर्द गिर्द ही घुमा था। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि यदि हम एग्जाम हॉल में पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो क्या रणनीति अपनानी चाहिए। ये रणनीति आप टेस्ट में भी अपनाइएगा। जब भी आप सीसेट का पेपर हल करें तो ऐसा ना करें कि क्वेश्चन 1 से शुरू हो गए और 80 तक गए, उसमें दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा पता चलता है पीछे सवाल इजी थे आगे कठिन थे। सबसे बेस्ट तरीका होता है कि पहले आप डिवाइड कर दीजिए आधे आधे घंटे 3 चीजों को। मैं कहूंगा 2 ही हिस्सों में बांटिए, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में आप इतने बुद्धिजीवी नहीं रहेंगे कि आप पहचान पाएंगे रीजनिंग है और ये मैथ्स है। तो पहले आधे घंटे आप कॉम्प्रिहेंशन को दे दीजिए, 30 मिनट। उसमें कॉम्प्रिहेंशन 10 सवाल हो कि 12 या पूरे हो, वो तुम्हारी स्पीड है, लेकिन 30 मिनट के बाद आप कॉम्प्रिहेंशन छोड़ दें। अब अगला 1 घंटा आपके पास है, 60 मिनट कहिए 50 मिनट कहिए, आप इसको पूरी तरह से डेडिकेट करिए मैथ्स और रीजनिंग, जो भी सवाल मैथ रीजनिंग का आ रहा है। 90 मिनट हो गए आपके। अब आपके पास केवल कितना बचा है, 30 मिनट। अब आपको ओवरऑल आइडिया लग चुका है कि पेपर में इजी क्या है। जैसे इस बार के पेपर में कॉम्प्रिहेंशन इजी थे और मैथ रीजनिंग कठिन था, तो आपका आखिरी का 30 मिनट किस पर जाना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन। आपने तय करना चाहिए कि आखिरी के 30 मिनट में हम उस कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करें। तो कभी भी कोशिश करिएगा कॉम्प्रिहेंशन 30 मिनट डेडिकेट करो, 15 से 16 ही क्यों ना हो सके। मैथमेटिक्स को 40 से 50 मिनट या मैं कहूंगा 60 मिनट भी दे दो। और उसमें एक चीज बहुत अपनाओ जो विद्यार्थी नहीं अपनाते, जिद मत करो। जिद मत का मतलब कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है ना, आपने ट्राई किया 2 बार नहीं आ रहा है, तो कुछ बच्चे कहते नहीं मैं तो इसका उत्तर निकाल के रहूंगा, इसको स्किप करो, आगे बढ़ो। क्यों, 80 सवालों में 40 करने हैं, हर 2 सवाल में 1 करना है, तो इतना क्यों टेंशन ले रहे हो। जो नहीं हो रहा है आगे बढ़ते चले जाओ। हाँ, अगर कोई विद्यार्थी ऐसा कह दे, जैसे कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर कुछ भी नहीं हुआ, तो भाई मैं कहूंगा ऐसे भी फेल हो, लगा कर आओ पूरे 80 पे गोले, अब अपनी किस्मत देख लेंगे कितनी चमक रही है। हो सकता है कि तुम्हारे निकलने के पीछे कोई मेहनत नहीं, मस्तिष्क की रेखाओं का हाथ हो। तो पूरे 80 लगा के आओ, कुछ मत घबराओ, क्योंकि ऐसे भी तो फेल ही थे। साथ दिया किस्मत ने और गलती से पास हो गए, तो भले ही दुनिया वालों को बताएंगे कि सीसेट मैंने दिन रात तैयार किया था। सच्चाइयां तुम तो जानते हो। वैसे सिलेक्शन के बाद हर विद्यार्थी, मैंने देखा जितने भी सिलेक्टेड है ना, वो एक ही चीज कह रहे हैं कि हाँ मैं कुछ ज्यादा उतना ध्यान नहीं दिया था, सी सेट तो हो जाता था मुझसे। मैंने कहा नंबर देखे मैंने इन सबके जिन्होंने सी सेट हो जाता था, 66.68, 69 नंबर, 70 नंबर, और सी सेट हो जाता था। किस्मत थी कि 2 सवाल सही हो गए, अगर वही 2 गलत हो जाते तो अभी बोलने लायक भी नहीं रहते। कहने का अभिप्राय है कि आप थोड़ा सा इस पेपर पर सीरियस रहिए। इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप कहीं भी पढ़िए, लेकिन इस पेपर को जरूर कवर करिए। बहुत बारीकी से इस पेपर की तैयारी की आवश्यकताएं बन चुकी है। और सीरियस बता दे रहा हूं, क्यों मैं इसको जीएस से ज्यादा कठिन मानता हूं, अगर आप मुझसे पूछे मैं उसका एक सिंपल सा जवाब दे रहा हूं। मुझे बताओ जीएस का कट ऑफ इस बार का कितना होगा, जनरल कैटेगरी का, आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं। मेरे हिसाब से 70 प्लस पकड़ लेते हैं, 70 प्लस कट ऑफ, इससे ज्यादा तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। ये जनरल कैटेगरी का। ओबीसी का क्या करें, 5 नंबर, ईडब्ल्यूएस 8 नंबर, एससी 12-13 नंबर पकड़ लीजिए, मतलब 58 प्लस, एसटी 55 प्लस, और जो बच गए अलग कैटेगरी में। ठीक है, सभी का सीसेट का कट ऑफ बताए। अब जरा मुझे बताए, वो तो ओरिजिनल अगर पता चल गया कि 65 कट ऑफ था जीएस का, तो रियलिटी में पेपर 1 सिलेक्शन के लिए नहीं था, पेपर 2 था सिलेक्शन के लिए। तो मुझे बताओ अन्याय ये भी तो है
आप यहां कोई भी मतलब एक बार जीएस में देखो, जीएस की कठिनाई से मैं कभी भी मना नहीं करूंगा, मैं कहूंगा जितना कठिन पेपर बनाना है बनाओ। कारण है क्योंकि बहुत कठिन बनाओगे तो कट ऑफ कम जाएगा, यही होगा ना। लेकिन सीसेट आप बहुत कठिन नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आपने सभी को एक निश्चित दायरा कवर करने के लिए कहा है। मैंने जो भड़ास निकाली थी वो बस इसीलिए नाराजगी थी। मैंने जीएस में कठिन पेपर क्या मैंने बोला वहां पर कि देखो जीएस का पेपर बहुत कठिन आया, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं। मैंने कहा भाई जैसा आएगा करो, क्योंकि ज्यादा कठिन कट ऑफ बढ़ कम हो जाएगा, सिंपल आ गया कट ऑफ बढ़ जाएगा। मेरी नाराजगी बस इतनी है, आप 1/3 की डिमांड कर रहे हैं ना। बच्चा अगर पढ़कर गया तो उससे क्वेश्चन हल करने दो ना, जितना क्वेश्चन हल कर पाएगा उतनी ही चीजें बेहतर होती जाएगी। तो आज हम शुरुआत करते हैं, मैं सिलेबस लिखवा देता हूं ताकि कल सिलेबस नहीं लिखाएंगे। थोड़ी गर्मी सहन हो रही ना, अरे ऐसा ना करो, मैं मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, पंखा उधर है, मैं बहुत गर्मी सहन कर पा रहा हूं, थोड़ा सा दुख झेल लेते हैं, कर लेंगे ना। सिलेबस लिख देते ताकि सिलेबस शुरू हो जाए। तो आइए कल मतलब मैं चाह रहा हूं कि डायरेक्ट कहानी की शुरुआत करेंगे। टाइटल डालिएगा पहले रीजनिंग। रीजनिंग में हम क्या क्या कवर कराएंगे? रीजनिंग में पहले होगा जनरल मेंटल एबिलिटी। रीजनिंग रियल में 4 पार्ट में कवर कराऊंगा मैं। जनरल मेंटल एबिलिटी के बाद एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। आप थोड़ा ज्यादा जगह छोड़ना, पूरे चैप्टर लिखवा रहा हूं। एनालिटिकल रीजनिंग में ज्यादा टॉपिक नहीं होते हैं, पहले इसको कवर कर देता हूं। हम इसमें पढ़ेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूंगा मैं पहेली, पजल टेस्ट या पजल, सीटिंग, अरेंजमेंट, बैठक, व्यवस्था, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, कंपेरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन, पांचवा हमेशा ही मिसलेनियस विविध, कुछ भी नया लगा हम पढ़ा दें। लॉजिकल रीजनिंग में भी 5 ही टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं। सिलोजिज्म, इसको लॉजिक भी कहते हैं लोग, न्याय वाक्य, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कथन एवं तर्क, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कथन एवं धारणा, डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण या स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कथन और कार्यवाही।
कथन और कार्यवाही, लास्ट वाला कथन और कार्यवाही है। अब हम लिख रहे हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। डाइस, पासा, काउंटिंग ऑफ फिगर, चित्रों की गणना, काउंटिंग ऑफ फिगर, चित्रों की गणना, क्यूब, घन, क्यूब और क्यूबॉइड, घन और घनाभ भी लिख सकते हैं, केवल क्यूब भी लिख सकते हैं। डायग्राम सीरीज, चित्र श्रेणी, डायग्राम सीरीज, चित्र श्रेणी। दर्पण और जल प्रतिबिंब, मिरर एंड वाटर इमेज। कोई ना दिख रहा हो तो मुझे बताना। लास्ट में हमने लिखा है डिसीजन मेकिंग या स्टेटमेंट इन कोर्स ऑफ एक्शन, हिंदी में निर्णय निर्माण या कथन एवं कार्यवाही। अब हमारा सबसे बड़ा सिलेबस जो रीजनिंग का है, जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य बौद्धिक क्षमता, ये तो लिख लिया था ना, ये हो गया है ना, बस ये वाला केवल, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब हम जनरल मेंटल एबिलिटी लिख रहे हैं। कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग, कूट भाषा, सीरीज, श्रेणी, अरिथमेटिक रीजनिंग, अंक गणितीय तर्क शक्ति, रैंकिंग, वरीयता, अल्फाबेट टेस्ट, अक्षर परीक्षण, कितने हो गए टॉपिक टोटल? इसमें एक में 8 है, उधर 5, फिर लॉजिकल में 5, और यहाँ 1 2
3 4 5 24। लास्ट में लिख दीजिए मिसलेनियस, विविध, जो भी बच जाएगा उसमें कवर कर लेंगे। तो ये हमारा सिलेबस रहेगा। मिरर एंड वाटर इमेज, दर्पण और जल प्रतिबिंब, मिरर एंड वाटर इमेज, दर्पण और जल प्रतिबिंब, ये हमारा रीजनिंग है। अब आते हैं मैथमेटिक्स। क्या नहीं करना है वो भी सुन लीजिए। इनपुट आउटपुट एक टॉपिक होता है, कभी सुना हो, बैंकिंग में बड़ा आता है, हमारे सिलेबस में नहीं है। एलिजिबिलिटी टेस्ट, योग्यता परीक्षण, एक बड़ा सा सवाल पूछा जाता है बैंकिंग में, वो हमारे इसमें नहीं आता है। ऐसे कई सारे कंसेप्ट है, जैसे कि इनइक्वालिटीज, हमारे सिलेबस में नहीं आता है। तो जो हमारे सिलेबस में नहीं, हम उसको इंक्लूड इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि ये केवल रीजनिंग पढ़ नहीं रहे हम, केवल मैथ्स नहीं पढ़ रहे हम, रियल में क्या पढ़ रहे हैं, सी सेट, जो इन्होंने पिछले 12-13 वर्षों में हमारे सामने पेश किया, उसको पढ़ रहे हैं। क्लियर है बातें? अब हम बातचीत करने जा रहे हैं मैथ्स की, मैथमेटिक्स, गणित। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, एलसीएम और एचसीएफ, हिंदी में लस और मस, प्रॉब्लम ऑन एज, आयु पर आधारित प्रश्न, परसेंटेज, प्रतिशत, एवरेज, औसत, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, रेशो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात, एलिगेशन, मिश्रण। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, ट्रेन पर आधारित प्रश्न, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय।
प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, वैसे मेनली हमारे 15 टॉपिक हैं, बट मैं आपको बताऊं कि कुछ और टॉपिक भी हैं जिसे मैं कहता हूं कि भी छोड़ दीजिए। छोड़ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है उनका, जैसे मेंसुरेशन, एरिया और वॉल्यूम, अकेले इन दो टॉपिक के फार्मूले पूरे गणित के फार्मूले के बराबर है। 3 सवाल अभी तक इन 13 वर्षों में आए हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है तो हाथ डालिए, नहीं तो उसको स्किप करिए। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पीसीएस में बहुत आता है। यूपीएससी ने 13 वर्षों में केवल एक ही प्रश्न पूछा है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, केवल एक सवाल। मैं कहूंगा उसको स्किप करिए। अगर हम बातचीत करेंगे, हाँ, जैसे एक डर रहेगा, आप ये कहेंगे सर ये आ गया ज्यादा, तो भाई वैसे डर तो बहुत कुछ है कि ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, लेकिन हमने 13 वर्षों की जो स्टडी की है उसके आधार पर जो यूपीएससी ने प्रश्न बनाए वो इन 15 टॉपिकों में से एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेटिव ज्योमेट्री ये नहीं आता, तो हमारे लिए उसका कोई टेंशन नहीं है। हमें ये 15 टॉपिक बढ़िया से कवर करने। बाकी अगर आपकी श्रद्धा भक्ति रही तो और 2-4 टॉपिक मैं आपको बता दूंगा। वो डिपेंड करता है कि आप कितना मुझे झेल सकते हैं, क्योंकि मैं बैठा हूं भाई, मुझे क्या है, मुझे पढ़ाना है, और आपका मतलब मन, अभी पहला दिन है, 5वें 6वें दिन तक डेली लोग डाउट पूछेंगे, 10वें दिन में आधे लोग डाउट पूछेंगे, 20वें दिन के बाद कोई डाउट नहीं पूछता है। उसका कारण मैं इतना महान पढ़ा देता हूं नहीं, क्योंकि उसके बाद आप समझ जाते हैं कर लेंगे, कहां जा रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय, 13 साल हो गए मुझे सीसेट को कंटिन्यू पढ़ाते हुए। 13 साल में एक सिंगल विद्यार्थी नहीं है मेरे पास जो 90 दिन तक मुझसे वादा करे कि सर 10 सवाल चेक करा के जाऊंगा। कईयों ने वादे किए। कुछ एक विद्यार्थी हैं जो शायद 41वें दिन तक चला गया था, बस 41, उसके बाद नहीं। तो आपके भी हैं, देख लेते ये अचीवमेंट। मैं भी याद रखूंगा विद्यार्थी को कि 90 दिन तक एक विद्यार्थी पूरे 10 सवाल चेक करवाए मुझसे। मैं भी जानना चाहता हूं कहां है वो, कौन है वो, ताकि वो अगर असफल हो तो मुझे पता चले कि सफलताएं फिर कैसे आती हैं। तो बस इतनी रिक्वेस्ट है, एक आखिरी सिलेबस देख लेते हैं हम डाटा इंटरप्रिटेशन का, डीआई। 4 टॉपिक हमें इसमें कवर करने। पाई चार्ट या पाई ग्राफ, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। टेबल, टेबल को वैसे हिंदी में लोग कहते हैं सारणी। फिर बार ग्राफ, इसको हिंदी का नाम है दंडाकार वक्र। लाइन ग्राफ, रेखा वक्र। डीआई में हमें इन 4 टॉपिकों को कवर करना है। मोटे तौर पर 24 टॉपिक, 25 टॉपिक रीजनिंग के, 15 टॉपिक मैथ्स के और 4 टॉपिक डीआई के। मतलब टोटल अगर गिनने जाए तो 45 टॉपिक्स है, और हमारा जो सिलेबस है वो लगभग 120 घंटे का है। मतलब लगभग 60 कक्षाएं हम इसमें लेंगे, 50 से 60 कक्षाएं, तो 120 घंटे और 45 टॉपिक है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो शीट मैं आपको दूंगा उस शीट को जितना हल कर सकते हो करना। कोई किताब इसलिए मना करता हूं क्योंकि अधिकतर किताब वालों ने इधर उधर के सवाल लेकर उसे गंदा कर दिया है। प्रीवियस ईयर की जरूर पेपर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर से हमें पता चलेगा कि हम कितने सच में हल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं।
प्रीवियस ईयर पर ज्यादा फोकस रहेगा। कोई टेस्ट सीरीज में आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं कि नहीं, मैं उसका जवाब दे इसलिए नहीं हो क्योंकि कई टेस्ट मैंने देखे जिन गधों को यह भी नहीं पता कि एलजेब्रा के सवाल यूपीएससी नहीं पूछती और 12-12 सवाल एलजेब्रा के डाल दिए। कुछ लोगों ने कोऑर्डिनेटिव जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के सवाल टेन थीटा कॉस थीटा डाल दिया और फिर वो टेस्ट बना रहे हैं। तो ऐसे किसी गंदे टेस्ट को लेकर जाओगे तो मैं भी नाराज हो जाऊंगा और मैं कहूंगा भाई आपसे नहीं हो पाएगा। प्रीवियस ईयर की मैं जवाब दे हूं। आपके शीट को जो मैं तैयार कर रहा हूं उस शीट में मैंने क्या किया है मैं बता दे रहा हूं। मैंने उस शीट में 3 सोर्सेज अपनाए हैं। पहला यूपीएससी के प्रीवियस ईयर, दूसरा सीएपीएफ। आपने अगर देखा होगा यूपीएससी में 25 सवाल आते हैं हर साल, काफी अच्छे सवाल होते हैं सीएपीएफ के, और क्योंकि यूपीएससी बनाती है तो हमारी लगता है वही टीम है। फिर सीडीएस के सवाल भी काफी अच्छे होते हैं यूपीएससी में, काफी बढ़िया लेवल के सवाल बनते हैं, तो सीडीएस हुआ। और आखिरी सोर्स मैं उसमें यूज करता हूं अलग अलग जो पीसीएस हैं, जैसे यूपी पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, राजस्थान वालों के, तो इनसे जो अच्छे अच्छे सवाल मुझे चैप्टरों में मिल जाते हैं मैं वो यूज करता हूं। इन 4 चीजों से मैंने वो प्रैक्टिस शीट बनाई है। उस प्रैक्टिस शीट में ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 2000 प्रश्न है। 2000 प्रश्न अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको सीसेट में कहीं तकलीफ नहीं आएगी। अब एक सच बता रहा हूं, पूरे गणित में 6000 सवाल है बस। आप कहेंगे सर मार्केट में मैंने 12,000 सवालों की किताब देखी है। एक ही टाइप के 12 सवाल पूछने से वो टाइप बदल नहीं जाता है। भाई आप डाटा बदल रहे, रोहन की जगह सोहन लिख रहे, सोहन की जगह रमेश लिख रहे, तो उससे क्वेश्चन बढ़ गए लेकिन टाइप नहीं बदली। पूरे गणित में 6000 टाइप के सवाल है। इस 6000 टाइप को जो हल कर लेगा वो मुझे से लड़ सकता है। मतलब वो कह सकता है कि मास्टर से मत, मुझसे पढ़ो, क्योंकि मैंने 5000 ही किए। आप 6000 करिए, आप मुझसे बेहतर पढ़ा लेंगे, मुझसे बेहतर कर लेंगे। पर मैं आपको कह रहा हूं कि आप केवल 2000 प्रश्न करिए जिसमें बड़े मुश्किल से 500 टाइप के सवाल हैं। इतनी ही तैयारी करनी है। अगर आप मुझसे कहे सर मुझे गणित का विशेषज्ञ बनना है, तो मैं आपको किताबें बता देता हूं, आप उन्हें कर सकते हैं। सबसे बढ़िया गणित की जो किताब मुझे अभी तक लगी है, जिसको मैं आज भी हल करना पसंद करता हूं, तो कैट के जमाने में जब हम पढ़ाते थे आईआईएम वालों को, तो एक क्वांटम कैट नाम से गणित की किताब आती है, सर्वेश कुमार वर्मा जी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर पूरे जाने माने गणितज्ञ थे जिनके कस्में खाई जाती हैं, जो एसएससी बाकी सब जगह चलते हैं। उसके बाद जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, वैसे गणित में आरएस अग्रवाल को लोग मानते। पर एक और आते हैं गुप्ता साहब को, आरडी गुप्ता, नहीं सुना, कोई बात नहीं, इनको ही सुन लीजिएगा। ये गणित की किताबें हैं, पर वे विद्यार्थी हल करें जिन्हें भविष्य में लगता है कि सर मुद्राएं तैयारी में से ज्यादा या सिलेक्शन के बाद आपके फील्ड में है, तो आप अगर इधर आना चाहते तो ये फाइट करके आइए। मैं खुलकर इसलिए बता रहा हूं, मैं चाहता हूं कि बच्चे और अच्छे शिक्षक के रूप में निकल कर आ जाएंगे तो और अच्छे शिक्षक भारत को मिलेंगे। गणित अगर आपको तैयार करना, रीजनिंग अगर आपको तैयार करना है, तो वैसे एक ही बढ़िया किताब, काफी मोटी है, 800-1000 पेज की किताब कर दी अब तो, आरएस अग्रवाल। एक और आती है इस बार के जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सवाल, एक सवाल आया था इस बार, ए अगर सच बोलेगा तो बी झूठ बोलता है, ऐसा सवाल देखा था, अरुण शर्मा से कट पेस्ट किया हुआ है, एज इट इज उठा के लिया हुआ। अरुण शर्मा जी कभी सीसेट के लिए किताबें लिखते नहीं थे, वो तो बाद में इधर आए, कैट के लिए जाने जाते थे, तो उनकी किताब में से कट पेस्ट किया गया। तो अरुण शर्मा जी की किताब है, आरएस अग्रवाल जी की किताब है रीजनिंग में मास्टर बनने के लिए। बाकी पास होने के लिए मेरी क्लास और जो प्रैक्टिस शीट में आपको उपलब्ध कराऊंगा, वो 2 चीजें आप ईमानदारी से करिएगा। ईमानदारी का मतलब, मेरी प्रैक्टिस शीट जैसे परसेंटेज टॉपिक में दूंगा, उसमें 60 प्रश्न है, आप मत करना 60, लेकिन एटलीस्ट 30-40 क्वेश्चन उसमें से कर लेना। मैं हर शीट का एक टाइम दे दूंगा। जैसे अभी हम नंबर सिस्टम शुरू करेंगे या रीजनिंग में शुरुआत करेंगे, मान लेते हैं कि कैलेंडर या डाइस की,
तो मैं आपको एक शीट, जैसे अभी तो शीट पूरी पब्लिश करके किताब फॉर्म में दे दे रहा हूं ताकि एक बार में सब मिल जाए। अगर वो पब्लिश में टाइम लगता है, मैंने आज पूछा तो उन्होंने कहा कि 14-15 अगस्त तक वो किताब आ जाएगी तो आपको मिल जाएगी। तो मैं चाहूंगा तब तक वेट नहीं करेंगे, तब तक हम क्या करेंगे कि आपको शीट दे देंगे 2-3 दिनों के लिए, उस शीट को आप सॉल्व करेंगे। तो मैं जिस दिन चैप्टर खत्म हुआ, मान लेते परसेंटेज खत्म होता है पहला टॉपिक हमारा 10 दिन में, तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि अब 2 दिनों के बाद इसके जितने डाउट आपके शीट में है आप मुझसे क्लास में पूछ लेना। उससे फायदा क्या होगा कि कुछ लोगों के कॉमन डाउट रहेंगे तो पूरे हल हो जाएंगे। तो शीट को मैं डिक्लेयर कर दूंगा। वैसे मैंने ये पूरे 13 साल किया है, पर किसी ने 4 चैप्टर के बाद डाउट ही नहीं पूछे, क्योंकि टाइम नहीं मिलता बेचारे के पास, उसको भारत और रूस यूक्रेन के संबंध भी तो देखने पड़ते हैं। इसलिए प्रयास करिएगा एटलीस्ट 10 टॉपिक तो ही मेरे साथ आपके हल हो जाए। फिर बाद में आप कहेंगे कि सर लास्ट में अगर मेरा बाद में हल हो जाएगा फिर डाउट आएंगे, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। कक्षा कक्षा के साथ और कक्षा के साथ है, कक्षा के बाद नहीं है मास्टर की जवाबदेही था। इसलिए कोशिश करिएगा कि इन 3 महीनों में जीवन के दुख दूर हो जाए, ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि फिर मैं दूसरी जगह दूसरी क्लास ले रहा होगा, आप आएंगे डाउट पूछने, 4 दिन आएंगे, फिर कहेंगे सर बताइए इतने एरोगेंट हो गए मास्टर, 4-4 दिन मेरे डाउट नहीं ले रहा है। भाई क्या करे, मजदूर है मास्टर, जहां आदेश आता है वहां गया, पढ़ाया, बाहर निकल गए। मजदूरों की जिंदगी ऐसी होती है। इसलिए आप ये गारंटी ना सोचिएगा, पर 3 महीने आप मुझसे सवाल पूछेंगे और मैं आपको जवाब दूंगा, उसकी मेरी अपनी जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी रहे। अभी कोई भी किसी भी प्रकार का दुख जीवन में हो, एक लाल कह रहा है ऑनलाइन में कि सर बस हमें भी ऐसा ही मजदूर बनना है, भगवान आपकी कामना पूरी करे। कोई भी डाउट अभी आपको लग रहा हो किसी भी प्रकार का, सी सेट से अभी फिलहाल में, क्योंकि अभी मैं सी सेट का शिक्षक हूं तो मैं केवल उसी भूमिका में हूं, भले ही ठीक है सभी विषय मास्टर पढ़ा देता है, लेकिन जो विषय पढ़ाता हूं मैं उसी के रूप में आता हूं। मतलब बाहर निकलने से पहले अपने अंदर प्रवेश कराता हूं मैं और फिर अंदर आता हूं। कोई भी दुख नहीं है, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है गर्मी है थोड़ी ज्यादा, और क्या है। हाँ हाँ, प्रैक्टिस देखो 3 महीने के बाद भी रहती है, चीजें रहती, बस इतना रहेगा। जैसे मान लो आप आए तो मैं बाहर, आप नाम लिखवा दीजिएगा, वो मुझे बता देंगे कि सर बच्चों के डाउट है, मैं उनको एक डेट दे दूंगा कि सैटरडे 12 से 2 में मैं यहाँ बैठ जाऊंगा, जिनको डाउट हो पूछ लेना। ऐसा होता है, पर डेली मैं मतलब रहूंगा नहीं, पर यहाँ डेली रहूंगा अभी मंडे टू फ्राइडे आपके साथ। और हाँ, टेस्ट के लिए मैं 2 विकल्प अपनाता हूं। एक तो सरप्राइज टेस्ट रहेंगे, मतलब अचानक आपको पता चलेगा कि आज टेस्ट है। ऐसा क्यों? मेरे बुरे अनुभव मैंने महसूस किया है, जब मैंने टेस्ट अनाउंस किया कि देखो भाई सोमवार को मैं मैथ रीजनिंग का टेस्ट दूंगा, तो मेरे लाल के अंदर का डर इतना भयानक था कि वो सोमवार मंगलवार दोनों गायब था। इसलिए मैंने भी अब सुधर गया, क्योंकि मैं तो सुधर रहा हूं आप लोगों के साथ। तो टेस्ट सरप्राइज होंगे, बट 3-3, 4-4 टॉपिक होने के बाद। हाँ, एक टेस्ट हम कोशिश कर रहे हैं कि सप्ताह में 2 प्रैक्टिस टेस्ट होते जाए, वो ऑनलाइन आपको हम रख रहे हैं 10 से 11 के बीच में। आप अपने घर पर कभी भी प्रैक्टिस के रूप में टेस्ट दे सकते हैं, 15-15, 20-20 सवालों के वो टेस्ट रहेंगे, तो वो आपको उसी में मिल जाएंगे। पर जो मैं लूंगा, जो मेरे द्वारा बनाए जाएंगे, वो मैं बकायदा यहां आकर आपको टेस्ट कॉपी देकर भागूंगा। मतलब ऐसे नहीं होगा मैं आऊंगा क्योंकि मुझे समझ में आ जाएगा, चेक करना है, मुझे जांचना है कौन डेली पढ़ रहा है। एक टॉपिक मैथ्स और 3-4 टॉपिक रीजनिंग, ऐसा चलता है कॉम्बिनेशन टेस्ट का। हो सकता है मैं कॉम्प्रिहेंशन शुरुआत से ही दूंगा ताकि आपको एक आइडिया रहे हल्का फुल्का, बाकी कॉम्प्रिहेंशन तो हम लास्ट में पढ़ेंगे। सीक्वेंस हमारा कैसा रहेगा, 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लास में हम 1-1.25 घंटे पहले रीजनिंग पढ़ेंगे और 1-1.25 घंटे हम मैथ्स पढ़ेंगे। हम दोनों साथ साथ चलाएंगे। पिछले 13 वर्षों का काफी अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि मैंने ट्राई किया था, पहले पूरा रीजनिंग पढ़ा देता हूं ना, फिर बच्चे की मैथ्स के प्रति जो एक नाराजगी रहती है, वो उसके कारण वो कुछ दिन आता है और फिर नहीं आ पाता है। तो मैंने एक अनुभव जो किया, 1 घंटा 1.25 घंटा रीजनिंग का हल्का फुल्का निकल जाता है, फिर 1-1.5 घंटा मैथ्स में कोई तकलीफ नहीं जाती, 1 घंटा मैथ आराम से पढ़ लिया था, और इस तरीके से हमारा सिलेबस कवर होता है।
हाँ, रीजनिंग पहले खत्म हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि रीजनिंग खत्म हो गया हमारा 40 दिनों में, अभी हमारी क्लास 15 दिन की बची है, तो फिर रीजनिंग खत्म होती है, हम उसके साथ शुरू कर देंगे कॉम्प्रिहेंशन। फिर कॉम्प्रिहेंशन 1 घंटा, मैथ्स 1 घंटा, फिर मैथ्स खत्म हो गया मान लीजिए, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन 1 घंटा, कॉम्प्रिहेंशन 1 घंटा, फिर कॉम्प्रिहेंशन खत्म हो गया तो डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सफिशिएंसी। ऐसे हमारे 2-2 घंटे का कॉम्बिनेशन चलेगा। कोई और तकलीफ? पैटर्न यही रहेगा। आपके सामने पूरा शेड्यूल है, शेड्यूल तो पूरा दिख रहा होगा, कोशिश करेंगे कि उसके साथ चले, पर गारंटी नहीं है, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स है, कभी कभी आपके डाउट ज्यादा रह गए, चीजें मुझे बार बार दोहरानी पड़ी तो टाइम लग जाएगा। तो ऐसा मत सोचना कि सर परसेंटेज जिस दिन शुरू होने वाला था अब तो टाइम एंड डिस्टेंस दिखा रहा है, 5वां टॉपिक आगे का दिखा रहा है, तो घबराना नहीं, अपन अवर बढ़ा देंगे, क्लासेस बढ़ा देंगे, लेकिन प्रॉपर तरीके से एक बार कर ले। देखो ये टाइम मैं क्यों सुटेबल मानता हूं, मुझे भी इतना कोई स्ट्रेस नहीं कि आपको भगा देना है। मैं लूंगा, जनवरी में भी बैच लूंगा, फरवरी में भी बैच लूंगा, भाई मुद्राओं को किसको तकलीफ होगी, उस समय भी बैच रहेंगे, लेकिन कंफर्म है उस समय के बैच 80 से 100 घंटे के होंगे। जहां मैं टाइप 4 करवा रहा था तो 4 टाइप में 4-5 एग्जाम्पल दे रहा था, मैं हर टाइप करवाऊंगा, लेकिन 3-3 एग्जाम्पल 2-2 एग्जाम्पल में कवर करेंगे, क्योंकि मेरे ऊपर बच्चों का ही प्रेशर होता है, सर मार्च खत्म कर दीजिएगा, फिर मुझे रिवीजन करना है, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग सेट करता हूं चीजें। हर बैच में मेरा जो कंटेंट होता है वो अलग अलग होता है, वो केवल आपके ऊपर निर्भर करता है। देखो भाई 2 तरीके के मास्टर होते हैं दुनिया में, एक अच्छे मास्टर और एक बदमाश मास्टर। बुरे मास्टर नहीं होते, एक अच्छे और एक बदमाश। मैं बदमाश हूं। देखो अच्छा मास्टर क्या करता है, वो बेचारा ईमानदारी पूर्वक आया है, पूरा तैयार करके आया है कंटेंट, और आज चाहता है कि बच्चे को मैं पूरा पढ़ाऊंगा। वो मास्टर बच्चे के चेहरे नहीं देख रहा है, बस पढ़ा रहा है। देखो भाई संसद में क्या शक्ति थी, संसद क्या कर सकती थी, राष्ट्रपति ने क्या किया, और बहुत डिटेल में पूरे आधे बच्चे पीछे ढेर हो चुके हैं, वो कह रहे बस कुछ नहीं हो सकता, पर वो मास्टर पूरी एनर्जी के साथ लगा हुआ है, वो अच्छा मास्टर है। बट तकलीफ क्या है, बच्चा उस अच्छे मास्टर को इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि बच्चे को मजा नहीं आ रहा है, बच्चे को मजा चाहिए। मैं हूं बदमाश मास्टर। मैं क्या करता हूं, टॉपिक पढ़ाते समय हमेशा मेरी चेहरा, मतलब एक्सरे समझना, मेरी आंखें बिल्कुल, मैं देखते चलूंगा कहां झेल रहा है, कहां झेल रहा है। जैसे लगा कि नहीं उल्टी कर रहा है, मैं सवाल रोक दूंगा और मैं कहूंगा कि बस इससे ऊपर हम इसको लेकर नहीं जाएंगे, नहीं तो ये नीचे उतर कर कहेगा क्या पढ़ाता है किसको पता, भाई समझ में नहीं आया। इसलिए आप देखना मेरी कक्षा के बाद बच्चा जब बाहर निकलेगा मजा आ गया। क्यों मजा इसलिए आया, क्योंकि मैंने जांच लिया था कि यही तक, बस यही बदमाश जो इतने सफल मास्टर तुम्हें दिख रहे हैं ना, बस उनकी खासियत एक ही है, वो चेक करते रहते हैं कि झेल पा रहा है कि नहीं झेल पा रहा। क्यों, देखो पूरा ज्ञान अर्जुन को ही मिल सकता है, बाकी लोगों को पूरा ज्ञान संभव नहीं देना, क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त करके भी उल्टिया ही करेगा, ओवरडोज है ना वो। ज्ञान के पचने की भी हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी है। भाई कोई व्यक्ति 4 पिज्जा खा लेता है फिर भी कहता है और एक लाओ, और कोई व्यक्ति आधे पिज्जे में कहता है जीवन का आनंद यही खत्म हो गया। बस ज्ञान भी वैसा ही है, हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी। मैं आपको अगर कंटिन्यू पढ़ाना शुरू करूं सुबह 6 बजे और देखा जाए कितने लोग कितना झेल पाते, मैं सुबह 6 बजे से लेकर अगले 6 बजे 24 घंटे का टारगेट लेकर रखूं, जिस विद्यार्थी का सेचुरेशन हो गया वो निकलता जाए। हो सकता है 24वें घंटे पर 3-4 लोग और मैं अकेला बैठा हुआ, तो मैं थोड़ा बदमाश इसलिए हूं क्योंकि मैं चेक करूंगा। तो आप ये मत सोचना कि सर ने गणित में यही तक क्यों पढ़ाया, क्योंकि वो शायद आपकी कक्षा की लेवल थी। तो पहले दूसरे चैप्टरों में क्या करना, ना भी समझ में आए तो भी बहुत बढ़िया, क्या अच्छा लग रहा है, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस रहे कि मैं और इसको गहराई में पढ़ाऊं और कठिन सवाल पूछूं। पर पहले दूसरे दिन अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, लेवल चेंज, समझ जाऊंगा ये मानक है। कोई भी मास्टर, जितने अच्छे मतलब मास्टर है जिनको बदमाश मास्टर मैं कहता हूं, उनके 4 दिन की क्लास अच्छे से गुजारो, ऐसे गुजारो कि हेलमेट पहने हुए, मास्टर को समझ में ही ना आए कि खुश हूं कि दुखी हूं।
उसका मतलब मास्टर जितना पढ़ के आया और मास्टर की जितनी औकात है वो दिखा दे क्लास। पर अगर तुमने अपनी औकात दिखा दी तो मास्टर लिमिट बांध देगा। तो मैं खुलकर ये बता रहा हूं कि सारा खेल आप कितना मुझसे प्राप्त करना चाहते हो, सब कुछ आप पर डिपेंड है। आजकल ऑनलाइन के कारण चीजें थोड़ी अच्छी हो गई है, मुझे दिखता नहीं कि उसको समझ में आया कि नहीं आया, इसलिए मैं सब पढ़ा देता हूं। इसलिए कभी ऐसा होता है कि बच्चा कहता है कि किसको पता समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ऑफलाइन में मैं चेहरे देखते रहता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कहां तकलीफ आ रही है, कौन तकलीफ में है, और भीड़ के अकॉर्डिंग मैं निर्णय लेते रहूंगा। तो आप कितना गहराई में चाहते हैं, यह आपकी क्षमता है। मैं सब कुछ पढ़ाना चाहता हूं, तो हम कोशिश करेंगे कि अब सारी चीजें बेहतर हो सके। आज कक्षा इसलिए समाप्त कर रहे 15-20 मिनट पहले कि थोड़ा गर्मी है। कल हम पहला टॉपिक शुरू करेंगे रीजनिंग में कैलेंडर, और मैथ्स में पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, क्योंकि बहुत बड़ा है और बहुत दिनों तक चलेगा, तो क्लासेस में कंटिन्यू चलता रहेगा। आप इसको तैयार करके रखिएगा। तैयार मतलब सिलेबस को अपनी कॉपी 2 बनाएंगे, 2 कॉपियां, मैथ्स की अलग और रीजनिंग की अलग। अगर एक ही रखना है तो एक तरफ से मैथ्स लिखना, दूसरी तरफ से रीजनिंग लिखना। वो मत करना कि रीजनिंग फिर मैथ, रीजनिंग फिर मैथ, 2 महीने बाद खुद ही समझ में नहीं आएगा कहां रीजनिंग था और कहां मैथ। तो आप 2 कॉपियां बनाए तो बेस्ट है, नहीं बना सकते तो एक तरफ से रीजनिंग लिखना और पीछे से मैथ्स, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो हमारी मुलाकात होगी फिर कल इसी समय पर, इसी जगह पर, वातानुकूलित वातावरण में। ठीक है, सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।